नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। दोस्तों, क्लासिफिकेशन क्लास 9th का आपका बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बायोलॉजी की बुक क्लास 9th मतलब साइंस की बुक अगर आप क्लास 9th देखते हैं तो उसमें चैप्टर 7 में आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं और आपको वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट वहीं से बना हुआ नोट से ये पीडीएफ मिल रहा है। और इस पीडीएफ में जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं दोस्तों, ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे आज के टॉपिक की। हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे दोस्तों को कि क्यों हमें सारे जीवधारियों को अलग अलग बांटना है। दोस्तों, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्यों बांट रहे हैं, ताकि हम ईजिली उसकी पहचान कर सकें। और इन सभी का आसानी से पहचान करना और इनके बारे में पहचानना और इनको एक स्पेसिफिक जगह देना, इनके कोशिका के संरचना के आधार पर, इनके रिप्रोडक्शन यानी कि इनके प्रजनन के आधार पर, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इनके जो भोजन को लेने का, जो पोषण को लेने का जो तरीका है, इन सभी के आधार पर जीवधारियों को बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करेंगे किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्न्स्ट हैकल। अर्न्स्ट हैकल जो है उन्होंने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको करने की शुरुआत करी थी। पर अर्न्स्ट हैकल और विटेकर से भी पहले अरस्तु आए थे जिन्होंने ये कहा था कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से यदि हम देखें, यानी कि सभी जीवधारियों को यदि हम उनके स्ट्रक्चर के आधार पर यानी संरचना के आधार पर अगर हम अलग अलग करें, तो उनका अरस्तु का कहना था कि जितने भी जीवधारी पूरे पृथ्वी पर मौजूद हैं, या तो वो कोई पौधा है या तो कोई जानवर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कार्ल लिनियस आए। कार्ल लिनियस ने कहा नहीं अरिस्टोटल जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर आपको उनको दो अलग अलग जगत में विभाजित करना पड़ेगा। जगत क्या होता है दोस्तों? जगत एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक समूह होता है जीवधारियों का। ठीक है, तो उन्होंने ये जगत वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेके आए थे। ठीक है, ये सारी बातें जो भी क्लासिफिकेशन की आई थी दोस्तों, ये कहाँ से उठ करके आई हैं? ये सारी बातें क्लासिफिकेशन की उठ करके आई हैं उद्विकास से। उद्विकास यानी इवोल्यूशन से ये बातें उठ के आई हैं। और इवोल्यूशन में सबसे पहले डार्विन जो है उन्होंने आधी बातें बता दी थी, उसके बाद ये लोग जो सारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने आगे बात की थी। तो हम लोग इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी। कार्ल लिनियस ने बोला कि अगर अरस्तु जी आपने ये कहा है कि प्लांट और एनिमल दो अलग अलग आपके किंगडम हैं, तो आपको प्लांट को नाम देना पड़ेगा प्लांटी का और एनिमल को आपको नाम देना पड़ेगा एनिमेलिया का। ये बात जो है लिनियस ने कही। उसके बाद दोस्तों दो साइंटिस्ट आए, एक थे हैकल 1894 में और रॉबर्ट विटेकर 1969 में। इन दोनों लोगों ने मिल कर के 5 और एक और साइंटिस्ट है उनके साथ, कार्ल वोस करके उनका नाम है। 3 साइंटिस्ट है एक्चुअली, अर्न्स्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस। इन तीनों लोगों ने मिल करके बाकी के जितने भी जीवधारी थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। दोस्तों उनके मेहनत का नतीजा निकला, उन्होंने 5 किंगडम निकाल के दिए। उन्होंने बोला कि जितने भी जंतु हैं उनको हम लोग 5 जगत में विभाजित करेंगे, उनके कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके पोषण के आधार पे, उनके शरीर की बनावट के आधार पे और किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करते हैं उस आधार पे। तो दोस्तों उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम उन्होंने बताए थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें ये लगा कि वायरस को हम कहाँ रखें। वायरस को भी कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वायरस भी एक्चुअल में एक जीव ही है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो उन्होंने कहा कि हम वायरस को अलग रख देते हैं। तो 6 टोटल किंगडम फिर बन के आ गए। 5 विटेकर का नाम पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे 5 इसमें मौजूद है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बेसिक जो है क्राइटेरिया है सबको विभाजित करने का। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों जितने भी नाम देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ, ये सब के सब किंगडम है। किंगडम यानी कि इसको आप बोलते हैं जगत। किंगडम के बाद अगर कोई इकाई आती है, जैसे कि हम लोगों में आपने देखा है कि हम मनुष्यों में भी ऐसा है कि हमने पहले सबको अलग अलग धर्मों में बांटा है। धर्म में हमने और जातियाँ रखी हैं,
जाति के अंदर हमने बहुत सारा गोत्र और पता नहीं क्या क्या उसमें हमने रख दिया है ताकि हम उसकी पहचान कर सकें, जस्ट वैसे ही सारे एनिमल्स और पौधों को लेकर के इंसानी दिमाग ने ये दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ा ग्रुप रखेंगे किंगडम, सबसे बड़ी इकाई हम रखेंगे किंगडम यानी कि जगत। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसमें रखेंगे दूसरा फाइलम, फाइलम का मतलब हो गया संघ। तीसरा उन्होंने कहा हम रखेंगे फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद उन्होंने कहा ऑर्डर, क्लास को हम बोल सकते हैं दोस्तों वर्ग, ऑर्डर को हम बोलते हैं गण, फैमिली, उसके बाद फैमिली यानी उनका एक अलग फैमिली यानी परिवार कह सकते हैं, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद स्पीसीज़। तो बेसिकली इनका ये कहना था कि ये 7 यूनिट जब हम मिलाएंगे तब जा कर के हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये 7 यूनिट किस बेसिस पे अलग की गई थी, ये 7 यूनिट इनको इनके पूर्वजों से क्या संबंध है उस आधार पर अलग की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे वीडियो के लास्ट में जाते समय ज़रूर कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। अभी ध्यान से सुनिए और लास्ट में आप आंसर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मोनेरा किंगडम से शुरुआत करते हैं। मोनेरा किंगडम इसमें क्या है, मोनेरा किंगडम में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब आ जाते हैं, जितने भी जीवाणु हैं वो सारे आ जाएंगे। जीवाणु ज़्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस चैनल पे आपको सेल ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आपको कोशिका ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसमें ये बात बताई गई है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे जो है आपके सूक्ष्म जीव जिनके पास न्यूक्लियस बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस उनके पास वेल डेवलप नहीं है, बाकी के अंग भी उनके पास नहीं है, तो दोस्तों उसको डाला जाता है मोनेरा किंगडम में। और सारे बैक्टीरिया के पास ये खासियत है कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है, ठीक है। तो जितने भी मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया आएंगे वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक रहेंगे, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर लिख लीजिए, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कहने का मतलब शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाएँ पाई जा रही हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स नहीं पाई जा रही। एक प्रकार की कोशिका पाने का मतलब ये होता है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से पूरी बॉडी मिलके बन गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आ जाता है, तो बैक्टीरिया के नाम से आपको 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है, 2-3 नाम आपको फेमस याद रखने हैं। यानी कि आपको साइनोबैक्टीरिया रखना है। साइनोबैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है ब्लू, बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि ब्लू कलर दे रहा है उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको आप जब हाथ में लेके देखते हैं तो वो काई जैसा दिखेगा और सूरज का प्रकाश पड़ते ही वो देगा ब्लू ग्रीन कलर। और इस ब्लू ग्रीन कलर का कारण है साइनोबैक्टीरिया के पास होता है फाइकोसाइनिन पिगमेंट, यानी कि उसके पास एक वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं फाइकोसाइनिन, जिसकी वजह से वो धूप में नीला और हरा रंग देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज BGA, और BGA जो है ये मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के पास अपना सेल वॉल होता है, अपनी कोशिका भित्ति होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। जब आपने सेल पढ़ा था तो मैंने ये बात आपको बताई थी। दे आर मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करता है तो एक बात अपने दिमाग में आप गांठ बांध दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि हम ऐसे जीवों की बात करें जिनको देखने के लिए, जिनका पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उसको देख पाएंगे। जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी देखना है आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं सबकी वैरायटी है और उन सभी वैरायटी को बांट दिया गया है। उन सभी वैरायटी को जो बांटा गया है दोस्तों, उसमें खास करके ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत टफ़ कंडीशन में रह लें, जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह लें, उनका एक कैटेगरी बनाया गया है जिसे कहा गया है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे कोई भी बैक्टीरिया जो बहुत अजीबोगरीब कंडीशन में रह पाए। जैसे अगर आपको हम कहें कि नमकीन पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे उसको कहा जाता है हैलोफाइट्स। अगर हम आपसे कहेंगे बहुत गर्म पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। हम कहेंगे आपसे कि मार्शी एरिया में यानी दलदली एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मिथानोजन, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा क्यों है, क्यों ये लोग किसी भी टफ़ कंडीशन में रह पा रहे हैं।
टफ कंडीशन में रहने के लिए दोस्तों इनके सेल वॉल में इनके पास जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है। कोशिका भित्ति अगर मोटी होगी तो ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि कोशिका भित्ति जब टूटेगी नहीं तो कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये इसमें एक खासियत होती है। मिथानोजन की बात करें दोस्तों, तो मिथानोजन का मतलब हो गया ऐसे बैक्टीरिया जो कि दलदली एरिया में पाए जाएं। जितने भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिथानोजन की कैटेगरी में आते हैं वो गाय और भैंस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेलुलोज होता है यानी जो घास होती है, गाय भैंस उसकी जुगाली बाद में करते हैं, उसको अपने अंदर में स्टोर करके रखे रहते हैं। तो क्योंकि वो उसको स्टोर करके रखे रहते हैं तो वहाँ पर मिथानोजन बैक्टीरिया ही काम कर सकता है। तीसरी एक वैरायटी होती है दोस्तों जिसे कहा जाता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया का मतलब हो गया ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक सच्चे बैक्टीरिया वाला सारा कैरेक्टर मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इनके पास होना चाहिए एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे हैं, जिसकी मदद से वो चल सके। इनके पास होना चाहिए एक सेल वॉल की मदद से उनको मजबूती मिलेगी। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। दोस्तों बैक्टीरिया जो कि अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना ले उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेता है। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन भी फिक्स कर पाता है। नॉस्टॉक और एनाबिना ये लोग भी अपना भोजन खुद बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि यूग्लिना भी इस कैटेगरी में आता है। यूग्लिना भी अपना भोजन खुद बना सकता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक बात अपने दिमाग में आप रखिएगा कि पौधे और जो है आपके बैक्टीरिया दोनों लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अंतर ये आता है कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो आपको ऑक्सीजन देगा, लेकिन बैक्टीरिया आपको ऑक्सीजन नहीं देता है। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या आ गया दोस्तों? बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग उनको बोला जाता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखते हैं तो आपको मिलेगा, अगर रॉड शेप का बैक्टीरिया तो उसे आप कहते हैं बेसिलस। गोल शेप का बैक्टीरिया मिलेगा उसे आप कहेंगे कॉकस। अगर आपको कॉमा शेप का मिलता है तो आप उसको कॉमा शेप कहते हैं। अगर आपको स्पाइरल बाइंडिंग जैसा कराते हैं वैसे शेप का बैक्टीरिया मिलता है तो उसको स्पाइरलम कहते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों या तो वो अपना भोजन खुद बनाएंगे, अगर वो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, और अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जितने भी बैक्टीरिया का मैंने आपको कैटेगरी बताया सब कुछ यहाँ लिखा है। आर की बैक्टीरिया मतलब जो बहुत टफ कंडीशन में रहने, गर्म पानी, ठंडे पानी, दलदली एरिया, सॉल्टी एरिया, इन सब कैटेगरी को आप किस में डाल देंगे? आर की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया मतलब जिसके पास बैक्टीरिया का सारा कैरेक्टर हो। फोटोसिंथेटिक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण कर पाता हो। कीमोसिंथेटिक का मतलब हो गया दोस्तों जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके दे सकता हो या फॉस्फोरस दे सकता हो, पौधे को किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा पा रहा है, इन्वायरमेंट के द्वारा उसको स्टोर कर दे रहा है, तो वो कहलाएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सब के सब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों हम लोग, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या आता है दोस्तों? प्रोटिस्टा में जितने भी ऐसे जंतु हैं जो कि यूनिसेलुलर हों, यानी कि जिनके पास सिंगल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाए, और साथ ही साथ वो यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इनका शरीर का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो वो जो भी आपके ऐसे जंतु हैं जिनके पास एक प्रकार की कोशिका है और साथ ही साथ वो यूकैरियोटिक हैं, यानी कि वो जो है वेल डेवलप्ड सेल वाले हैं, वो किस में आएंगे? वो आ जाएंगे आपके प्रोटिस्टा में। क्लियर है आपको ये बातें? अब दोस्तों दूसरी बात, प्रोटिस्टा में आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ बातें और लिखी गई हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि प्रोटिस्टा को हम प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच का लिंक कहते हैं। पादप जगत, जंतु जगत और कवक जगत के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आते हैं दोस्तों एल्गी, डाइएटम्स और प्रोटोजोअन्स। ठीक है, एल्गी, डाइएटम और प्रोटोजोअन को हम इसमें एग्जाम्पल में रखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि
प्रोटिस्टा जो होता है वो या तो अपना भोजन खुद बनाते हैं या तो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में ये खासियत होती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लैंगिक और अलैंगिक का मतलब क्या हो गया? अलैंगिक जनन ये तब करेंगे जब अपने ही शरीर का कोई एक भाग निकाल करके अलग से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। लैंगिक जनन आप तब कहेंगे जब उसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रोटिस्टा में जो भी आते हैं दोस्तों, कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। प्रोटिस्टा में सारे के सारे प्रोटोजोअन आते हैं। प्रोटोजोअन के नाम पे क्या क्या है प्रोटिस्टा में? उसमें है पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। पैरामीशियम जो है दोस्तों वो कैसे चलता है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पैरामीशियम चलने के लिए सीलिया का यूज़ करते हैं। अमीबा चलने के लिए सीडोपोडिया का यूज़ करते हैं। यूग्लिना चलने के लिए उनके पास पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तीनों के लोकोमोटिव ऑर्गन के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है फंगस की। फंगस क्या होता है? फंगस यानी कि कवक। कवक ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। साथ ही साथ यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब हो गया कि ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम यूज्ड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो डेड जगह पर यानी कि मृत जगह पर फंगस आ जाता है, ठीक है। जैसे मशरूम को आप देखिए, मशरूम हमेशा सड़ी गली जगहों पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे फंगस जो कि खासकर की सड़ी गली जगह पे या किसी मृत जगह पे रहे और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करे, उस तरीके के न्यूट्रिशन को आप कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप उसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात। अब दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है। फंगस में एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आएगा मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट हो गया। एगैरिकस, एगैरिकस को ही मशरूम कहा जाता है। मशरूम को एगैरिकस कहते हैं, याद रखिएगा। मशरूम, पेनिसिलियम और पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन दवा का नाम है, पेनिसिलियम नोटाटम फंगस का नाम है, और ईस्ट, ये सब फंगस के एग्जाम्पल में आते हैं। फंगस के ऊपर दोस्तों एक उनके सेल पर एक लेयर होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंटली म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, नीले हरे शैवाल के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी सहजीविता के संबंध के साथ रहते हैं। तो वैसे फंगस जो साइनोबैक्टीरिया के साथ या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये सहजीविता का संबंध बनाए, वो से हम लोग बोलते हैं कि ये लाइकेन का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे, फंगस और एल्गी ये दोनों आपस में मिलकर के सिम्बायोटिक संबंध बनाते हैं, सहजीविता के संबंध बनाते हैं, जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या है, हम पढ़ लेते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन बड़ा है, उसको आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। प्लांट क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों प्लांट क्लासिफिकेशन में ये थोड़ा सा और ब्रॉड है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो बचता है आपका प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको उसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। दूसरी बात, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के तौर पे मुझे ये 5 किंगडम के नाम लिखेंगे। आप मुझे 7 इकाइयों के नाम लिखेंगे जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। आप मुझे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे फंगस का एग्जाम्पल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्लांट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।